मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम एचटेट की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि लेवल 3 पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसे ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का बहुत महत्व होता है। इससे बच्चों को ना सिर्फ पेपर पैटर्न का पता चलता है बल्कि क्या क्या सिलेबस में है, कितना करना है, कितनी डेप्थ तक करना है, उसका पूरा ओवरव्यू उसको बच्चे को मिलता है। तो मैं आज से स्टार्ट करना चाहूँगा कि 2024 का एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस का लेवल 3 के कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस फ्रॉम 91 टू 150 इसको हम पार्ट्स में करेंगे क्योंकि वीडियो के जो है ज़्यादा एक शॉर्ट में अगर हम बनाएंगे तो वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है। तो हम जैसा भी टाइम अलाउ करेगा तो हम पार्ट्स में इसके 3-4 पार्ट्स आएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो सभी देखें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 91। इसके अंदर ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड बाइनोमियल और मल्टीनोमियल, ये क्या चीजें हैं। शुरू में सबसे पहले हम देखते हैं, ये मशीन लर्निंग का टॉपिक है। मशीन लर्निंग के अंदर बेसिकली 3 तरह की चीजें हम कवर करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला आ जाता है इसका ऑर्डिनल, दूसरा पोर्शन इसका आ जाता है बाइनोमियल। देखने में ये टर्म्स आपको काफी डिफिकल्ट लग रही होंगी, पर इनके बेसिक्स ही हम जब डिस्कस करेंगे तो इसका जो है हमारा कवर अप हो जाएगा। और आ जाता है हमारा नंबर्ड, जो कि इसके अंदर ऑप्शंस में दे रखा है। अब इसमें ये पूछना चाह रहा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन बी बाइनोमियल डैश और मल्टीनोमियल। तो अब वो पूछना चाह रहा है कि तीसरा जो है इसका आंसर वो क्या है इसके अंदर। तो हमारा जो है एक आ जाता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है, एक जो नंबर्स का जैसे हम रैंकिंग करते हैं, एक उसकी कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो वो ऑर्डिनल के उसके केसेस में आ जाता है। जैसे रैंक 1 है, जैसे मान लो आपके मशीन जब लर्न करती है तो 1 2 3 इस फॉर्म में उसको इंप्लीमेंट करती है। कैसे कि ये जो डेटा है वो मेरे मशीन लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, उसको रैंक 1 की कैटेगरी में डाल देती है, दूसरे को रैंक 2 की, तीसरे को रैंक 3 की। तो इस तरह से करके हम ऑर्डिनल उसमें लेते हैं। दूसरा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसके अंदर, और इसको हम दूसरे उसमें बोल देते हैं बाइनरी। बाइनरी का मतलब जिसकी 2 वैल्यूज हो, ट्रू हो, फॉल्स हो, 1 हो या 0 हो। तो इस तरह से जो बाइनोमियल्स होता है, अब मैथ के अंदर भी आपने वो टर्म पढ़ी होगी, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स या जो बाइनोमियल जो हम जो उसको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि x प्लस वाई, एक ही टर्म होती है ना n। अब इतनी बड़ी टर्म को कैसे हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, तो हम उसको कैलकुलेट करके, मल्टीप्लाई करके, कंप्यूट करके करते हैं। तो वो हमारा काम आसान करने के लिए यहां पर यूज होती है। तो इसके अंदर इसका आंसर आएगा ऑर्डिनल है, जो है बाइनरी है, और नंबर्ड है। ये 3 चीजें होती हैं। अब जो मेन जो इसके अंदर पूछना चाह रहा है जो है ऑर्डिनल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाइनोमियल बाइनरी इसने दे ही रखा है और ऑलरेडी नंबर्ड मल्टीनोमियल इसके अंदर आंसर हमारा है ही वो। तो जो रहता है ऑर्डिनल, यूनिमल कुछ नहीं होता। यूनिमल का मतलब होता है सिर्फ ओनली 1 वैल्यू। सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो इसका आंसर ये है। उम्मीद है कि इसका क्लैरिटी हुई होगी। मैं फिर से एक ब्रीफ में रिपीट कर देता हूं। ये टर्म मशीन लर्निंग के अंदर यूज होती है। उसके अंदर 3 प्रकार होते हैं, जिसके अंदर आपका ऑर्डिनल होता है, बाइनरी होता है और नंबर्ड होता है। नंबर्ड को हम बोल देते हैं कि किस तरह से, मतलब उसको आप वो करोगे, उसमें हायरार्की में आप करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 92, which programming pays more attention on data rather than functions। डेटा के ऊपर यस कौन सी होती है, रिकॉल करो। 2 तरह के प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी होती है।
एक तो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और दूसरी होती है प्रोसीजरल। यस। अब डेटा के ऊपर कौन सी काम करती है, सभी को पता है, बेसिक बात है कि जो हमारी जावा है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, ये कौन सी है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जो कि जिसके अंदर एक आइडेंटिफाइबल एंटिटी डेटा को जो है हम यूज करते हैं, डेटा के ऊपर जो काम करते हैं वो ये काम करते हैं। इसका मेन पर्पस जो है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसके अंदर आंसर आएगा। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग डजंट मेक एनी सेंस। प्रोसीजरल बताया है, इसके अंदर वो लैंग्वेजेस आती हैं जैसे जो पहले आती थी ना, जैसे हम सी करते थे, हमने एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन एक पर्टिकुलर एक वर्क को कर रहा है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है एक पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड काम हो रहा है, फिर वो वैल्यू को मेन फंक्शंस में जो है जिसके अंदर होता था उसमें रिटर्न करता था। ये जब ये मेन फंक्शंस में रिटर्न करेगा तो प्रोग्राम आउटपुट देगा। प्रोसीजरल नहीं, ये डेटा ओरिएंटेड नहीं थी, ये एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के रिगार्डिंग था कि क्या उसका कॉन्टेक्स्ट था। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मोस्टली बच्चों को ये सब चीजें कवर है, जब हम इसका वो करेंगे तो उसमें हमारे जो वीडियोस में क्लियरली इसका मेंशन्ड है कि क्या स्टडीज है, तो वो उसमें से हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसक्यूएल डैश इज treated as virtual table, yes, that is derived from other tables। अब इसके अंदर सही देखो, कीवर्ड्स को आपने पकड़ना है कि कीवर्ड्स क्या कहते हैं। कीवर्ड इसके अंदर आया वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे डेटाबेस के अंदर, उसको वो बेस टेबल से अपना डेटा लेती है। तो अभी हम इसमें एक चीज डिस्कस करते हैं, वर्चुअल टेबल। जैसे एक बेस टेबल है हमारी, मान लो ये मेन टेबल है, इसके अंदर कुछ कॉलम्स हैं, जैसे सीरियल नंबर है और नेम है और मार्क्स है और उसके अंदर उसकी परसेंटेज है। तो 1 2 3 4 कुछ मान लो है, कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे उसके अंदर, तो उनके मार्क्स हैं 50 70 60 40। तो परसेंटेज इसी हिसाब से हम उसको डिवाइड करेंगे कि कितने जो टोटल परसेंटेज मान लो बच्चों की है, तो ये सेम अगर हम कंसिडर करते हैं परसेंटेज, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है। तो अब हमें ये जो है ना टेबल, वर्चुअल टेबल का मेन पर्पस क्या रहता है, ये हमारी बेस टेबल है ना, हम इसको शो नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम इसको शो करेंगे ना तो वो बच्चा जो है, मतलब कोई जो कैंडिडेट है, इसके अगर एंट्रीज को अगर गड़बड़ कर देगा ना, अगर उसने मान लो चेंज कर दिया, मान लो कोई नोटोरियस बच्चा है जिसने 50% करके उसने अपना 80 बना दिया, तो हमारे को गड़बड़ हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि उसके भी ऑप्शंस होते हैं कि किस तरह से हम उसको ऑथोराइज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपने डेटा को हाइड आउट भी करना है या हम नहीं चाहते कि बेस टेबल किसी को दिखाई दे, तो हम उसके लिए एक व्यू क्रिएट कर देते हैं। तो जिसके लिए हम कमांड एक यूज करते हैं, कि एग्जांपल के थ्रू हम इसमें डिस्कस करना चाहेंगे, क्रिएट व्यू गुड स्टूडेंट्स। मान लो गुड स्टूडेंट की मैंने एक व्यू बना दिया। अब क्रिएट क्या है, एक तरह से एक व्यू क्रिएट करेगा ये एसक्यूएल के अंदर कि हमने क्या बनाना है उसके अंदर। तो अब जो है इसके अंदर हम करेंगे सिलेक्ट नेम और मार्क्स फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम हम दे देते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मेरी बेस टेबल होगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ये क्या है, एक व्यू क्रिएट करके हमें दे देगा। सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले होगी ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट, ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और एक टेबल वर्चुअली
वर्चुअली का मतलब वो परमानेंट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो वर्चुअली जो है एक टेबल बन के यहाँ आ जाएगी, जिसके अंदर क्या होगी, सिर्फ चीजें क्या क्या आएंगी, बेस टेबल की कॉपी होगी। क्या लिख रखा है मैंने, नेम और मार्क्स। तो एक इमेजिनरी टेबल आ गई, वर्चुअल टेबल आ गई, तो जिसके अंदर ए बी सी डी ये मार्क्स आ जाएंगे। और उसके जो है प्रीवियसली जो थे, प्रीवियसली इसका 50 था, तो 50, 70, 60 और 40 ये एक उसके लिए आ जाएगा। तो यहां पर हम उसको बेस टेबल से डाटा उठा के वर्चुअल जो टेबल के अंदर जो कि व्यू कहलाता है उसके लिए कर देंगे, और जिसकी कमांड हमारी ये है कि क्रिएट व्यू गुड स्टूडेंट। जो है हम कैसे उसको मतलब क्रिएट कर पाएंगे। तो ओवरऑल जो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने जो है इसके अंदर डाटा को जो है नहीं दिखाना है, तो एक वर्चुअल टेबल बना दो, उसके ऊपर जो है पर्टिकुलर यूजर उसको एक्सेस करता रहेगा। ठीक है जी, तो ये टेबल आ जाएगी इसमें। तो नेक्स्ट इसका आंसर जैसे कि क्लियर हो गया सभी बच्चों को कि इसका जो है व्यू आंसर आएगा। डैश स्टेट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्टेट्स दैट नो प्राइमरी की कैन बी नल। नल किसमें नहीं होती, यस। कुछ ना कॉन्स्टेंट्स हम डिफाइन करते हैं जब भी टेबल हम लेते हैं, तो वो कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसमें, जैसे इसके अंदर भी डिफाइन कर रखे हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। तो इसके अंदर जो नल के लिए जो मतलब बताता है, प्राइमरी की क्या होती है, किसी भी टेबल के अंदर अगर हम लेते हैं एक एसक्यूएल के अंदर, मान लो डेटाबेस में हमारी एक टेबल है और मैंने उसको बोल दिया कि रोल नंबर जो है बच्चे का, जो 1 2 3 4 ये होना चाहिए नेम ए बी ए सी, और मान लो ये डेटा है, ठीक है इसके अंदर। तो कौन सी ऐसी जो जो मतलब कांस्टेंट हमारे को ऐसे डिफाइन करता है कि जिसके अंदर वैल्यू नल नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी नल। नल का मतलब ये नहीं है कि मैं इसके अंदर ये खाली छोड़ देता हूं कि ये मान लो 4 नहीं लिखा मैंने, खाली नहीं छोड़ सकता मैं, इट कैन नॉट बी नल। नल का, अच्छा नल के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, काफी जगह जो है ये मतलब डिस्कस होता है। क्या नल का मतलब जीरो होता है? अगर मैंने इसके अंदर ये कर दिया, मान लो मैंने यहां पर वैल्यू 0 दे दी, क्या ये नल है? नहीं। नल का मतलब है कि हम उसके अंदर कुछ वैल्यू ही नहीं डाल रहे हैं। उसके अंदर नल और जीरो में बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर मैं यहाँ पे 0 डाल रहा हूं तो इसके नल नहीं है, इसके अंदर वैल्यू है। अगर मैं इसको खाली छोड़ रहा हूं, जैसे मान लो मैंने इसके अंदर जो है ना, ये जो है ये चीज मैंने खाली छोड़ दी, तो ये ब्लैंक है आपकी, ठीक है। तो इस वाले कॉलम के अंदर ये ब्लैंक है, तो ये नल है। तो अब ऐसा कौन सा इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है कि जो नल नहीं हो सकता? सबको पता है, प्राइमरी की कांस्टेंट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉरेन की क्या होती है? तो दो तरह के रिलेशन होते हैं फॉरेन की। तो एक तो मेन जो टेबल है, अगर इसकी जो की है, मान लो फॉरेन की में दो तरह की चीजें होती हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि एक ना इसकी प्राइमरी की के साथ ये रेफरेंस करिए, यानी जो इसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए, यहां पर मैं वो वैल्यू जब लूंगा जब यहां पर वो वैल्यू होगी, तो वो होनी चाहिए। लेकिन ये अपनी भी जो है प्राइमरी की को जो है रेफर कर सकती है। तो रेफरेंशियल का मतलब वो ये है कि वो किसी और से जो है वैल्यू को रेफर करके ले रही है। अगर मेरी यहां पर वैल्यू है इस नेम के अंदर, यहां पर अगर मान लो मैंने ए जो है लिखा हुआ है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ए अगर यहां पर है तो ही इसकी वैल्यू हम यहां पर यूज कर सकते हैं। अगर यहां पर ए नहीं है तो हम यहां पर इसको नहीं कर सकते, अगर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर। तो यानी वो रेफर कर रही है, सिंपल सी बात है। वो जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो हम डीप में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा प्राइमरी की कांस्टेंट ये। और ये दोनों चीजें ना सेम ही है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और फॉरेन की कांस्टेंट ये, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट यूआरएल, यस यूआरएल काफी
मतलब डिस्कस काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रेफरेंस लोकेटर। ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के ऐसी टर्मिनोलॉजी दी जाती है कि बच्चा जो है ना जल्दबाजी में गलत आंसर टिक कर दे। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द करेक्ट वर्ड फॉर इट। अब ये क्या चीज है, अगर हम इसको देखें, मान लो जैसे आप वेबसाइट कोई भी ओपन करते हो, www. gmail.com और आप आगे इनबॉक्स या कोई भी आप ये एग्जांपल के तौर पे करते हो, इसके आगे आप प्रोटोकॉल लिखना मस्ट है, ठीक है। तो अब ये चीजें आप कंसिडर करते हो, इसके अंदर ना कई पार्ट्स हैं, जैसे ये सारी चीजें हैं, ठीक है, एक ये है। तो ये अलग अलग चीजें क्या होती हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है सिंपल भाषा में, कि वेबसाइट का मतलब कहां पर वो हमारा डेटा जो है रखा हुआ है उसको जाके वहां पर एक्सेस करना। तो क्या चीजें बताएगा ये, अब बताएगा अपना प्रोटोकॉल। ये क्या है? डोमेन। और ये क्या है? कौन सा हम रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं उसके अंदर। तो ये पार्ट्स में डिवाइड करता है काम। जैसे जब भी कोई रिक्वेस्ट जाएगी तो पहले डॉट कॉम इस पे सर्वर पे जाएगी, उसके अंदर आपका जो कौन सा जो है जो इसके अंदर डोमेन है उसके अंदर हम जाएंगे, कौन से प्रोटोकॉल के तहत जाना है। HTTPS का मतलब है सिक्योर प्रोटोकॉल, उसको जो है उसके अंदर इंक्रिप्शन जो है वो इंक्रिप्ट करके जो डेटा को जो है सेंड करता है। तो इसके बाद हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है मतलब पूरे इसको एक मतलब ये अकेला काम नहीं करता, एक ये बिल्कुल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है यूनिवर्सल जो है यूआरएल के अंदर, ठीक है। तो अब हम अगला देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है FOPL। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना बच्चों, इसमें अंदर जो पिछले क्वेश्चन में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। FOPL नेक्स्ट, यस। अब ये क्या चीज है, कौन बताएगा? किसने जो है इसमें जो अगर डिजिटल कर रखी है उसने, और जो है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अगर किया हुआ है किसी ने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे, तो वो FOPL को आसानी से जानते होंगे। FOPL का मतलब है, अब देखो इसके अंदर आंसर जो है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, और इसके अंदर है फुल ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, फर्स्ट आउट प्रेडिकेट लॉजिक, फर्स्ट ऑर्डर प्रेपोजिशन लॉजिक। ये तीनों ऑप्शन नीचे के गलत हैं। फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। अब फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक होता क्या है, मैं एक थोड़ा बेसिक ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करता हूं। जैसे मान लो कोई अगर, जैसे मैंने एक सिचुएशन लिखी, आप जर्नल उसमें ये आप यूज करते हो कि ऑल मैन आर गुड, तो एक जर्नल सी स्टेटमेंट दे दी। हम इसको कंप्यूटरी फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक प्रेडिकेट लॉजिक की हम कैसे इसमें फॉर्म में करेंगे। कुछ ऐसे ना सिचुएशंस दे देते हैं कि एक कंडीशन दे दी, एक दूसरी दे दी, इसी तरह से एक तीसरी दे दी, तो ये इंग्लिश में तो इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएंगी। लेकिन हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में एक डिस्क्रीट उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक का यूज करेंगे। अब हम कैसे यूज करेंगे इसका देखते हैं। देखो ऑल के लिए एक सिंबल यूज होता है, ऑल के लिए क्या सिंबल यूज होता है, ये वाला, फॉर ऑल। और फॉर सम, अगर मैं फॉर सम के लिए अगर मैं यूज करता हूं तो ये वाला सिंबल इसका यूज होता है। मतलब इसके अंदर तो सारी वैल्यूज हैं, सभी उसके लिए ये चलेगा, ये कुछ के लिए चलेगा, कुछ के लिए नहीं चलेगा, यानी मुझे कुछ इसमें मैं श्योर नहीं हूं कि कौन सा है। तो अब हमने यहां पर ऑल यूज किया है, तो हम कैसे इसको करेंगे, ऑल मैन, ऑल मैन। अगर मैन के लिए आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यस, एक्स एक वेरिएबल ले लेते हैं, अगर मैन के साथ है तो मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल मैन आर गुड।
यस, हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। अब ये अपने आप में ना एक सब्जेक्ट है पूरा, कि हम कैसे उसको आगे जाके डिड्यूस करते हैं कि वेदर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है। तो इस तरह से ये हम करते हैं इसका। लेकिन यहाँ पर जो है सिंपल इसने पूछा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक।